हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं जैक द्वारा जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है 2021-22 के परीक्षा के लिए, उसके सारे क्वेश्चंस और सॉल्यूशन को हम स्टडी करेंगे। ये सेट क्लास 10th का है, सब्जेक्ट ये साइंस है, समय इसमें आपको 1.5 घंटा दिया जाता है और ये टोटल 40 मार्क्स का है। देखिए ये सेट 2 है, इससे पहले मैं सेट 1 का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसे भी जा करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य हैं। कुल 40 प्रश्न है, इसमें प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है आपको और गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्क इसमें नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका नंबर नहीं कटेगा गलत बना के आ जाइएगा, तो आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो नहीं है इसमें, ठीक है। अगर आप किसी तरह से कोई भी आंसर को गलत करते हो तो उसके बदले में आपका सही से आंसर नहीं कटेगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस को और इसके सॉल्यूशंस को जानते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो इसका क्या रिलेशन होगा। देखिए यहाँ कुछ रिलेशन दिया है फॉर्मूला, तो यहाँ देखिए जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो ये आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। सेट 1 में भी ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन वहां अपवर्तन पूछा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहन में जो दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है पीछे की दृश्य को देखने के लिए, वो आपका होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा इसका 4 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो कौन सा पदार्थ होगा वो, देखिए जल तो यूज हो जाता है, कांच भी यूज हो जाता है, प्लास्टिक भी। तो देखिए मिट्टी आपका यूज नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा आपका। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, वो हमेशा आपका सीधा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यदि f का मान 12 सेंटीमीटर है तब r का मान क्या होगा। तो जस्ट f का दुगना हो जाएगा, तो 12 का दुगना 24, तो ये हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, वाहन के अग्र दीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहन के अग्र दीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, ठीक है। आप अवतल दर्पण इसमें टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है, तो कैसा होता है, आभासी व सीधा होता है, ठीक है। आभासी और सीधा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, डायोप्टर मात्रक है, तो डायोप्टर किसका मात्रक होता है, लेंस की शक्ति का, लेंस की क्षमता का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो कितना होता है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका नॉमरिकल टाइप का क्वेश्चन है, आप इसका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ आंसर बता दे रहा हूँ, आप बुक से इसका रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आंख के रंगीन भाग को हम आइरिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या है आपका, रेटिना या दृष्टिपटल, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है, दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए यहाँ पे कोई समीकरण दिया हुआ है, तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये देखिए एक जो है कंपाउंड टूट करके एक से अधिक दे रहा है ना, तो ये आपका वियोजन अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। देखिए एक है कंपाउंड और ये टूट करके 1 2 3 प्रोडक्ट दे रहा है, तो ये आपका है वियोजन अभिक्रिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। तो यहाँ पे आपको बैलेंस करना है, संतुलित करना है। तो आप चैप्टर 1 में तो जरूर सीखे होंगे कि बैलेंस कैसे किया जाता है इक्वेशन को। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारी वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन नाम से आपका वीडियो है, चैप्टर 1 है, आप उसमें जाकर देखिए, उसमें मैं बैलेंस करने के लिए सिखाया हूँ, ठीक है। आपको ये आना चाहिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन उठता है तो आपको तो वहां चेक करके देखना होगा ना कौन सा बैलेंस है। तो यहाँ पर देखिए मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ये है आपका यहाँ पे डी, आंसर यहाँ डी है। देखिए जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करती है, तो जिंक सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाती है और ये कॉपर अलग हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक जिंक, तो यहाँ पे एक जिंक, एक कॉपर, तो एक कॉपर, एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ये बैलेंस है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये प्रैक्टिस करना होगा ताकि आप अच्छे से डील करके आइएगा क्वेश्चंस को। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है।
तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि उपचयन और अपचयन क्या होता है। उपचयन यानी किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुटना, और अपचयन का मतलब होता है किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन का टूटना। यहाँ पर देखिए समीकरण दिया हुआ है, ये जो लेड ऑक्साइड है वो कॉपर से अभिक्रिया कर रहा है, ये Pb मतलब होता है लेड, ठीक है। तो लेड ऑक्साइड कॉपर से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, देखिए ये जो Pb है वो अलग हो जा रहा है, और यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। तो देखिए ये CO है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, आपको यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड देखिए इस तरह से लिखा रहेगा इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि Pb से ऑक्सीजन हट रहा है और कॉपर में ऑक्सीजन जुट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये देखिए उपचयन हो रहा है, ये देखिए कॉपर में ऑक्सीजन जुट रहा है तो ये हो जाएगा उपचयन, और यहाँ से देखिए Pb से ऑक्सीजन हट रहा है तो ये हो जाएगा अपचयन। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है, तो ये आपका होता है उपचयन के कारण, ठीक है, ऑक्सीडेशन के कारण ये होती है, ठीक है। आपने देखा होगा मार्केट से जो भी चिप्स या लेज कुरकुरे वगैरह, या फिर आप घर में कोई भी तला हुआ या छना हुआ चीज को रखते हैं, तो अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है यानी कि एयर के कांटेक्ट में आती है, जैसा कि आपको पता है कि एयर में ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाता है और वो उपचयित हो जाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन उसका हो जाता है, और इससे ही विकृत गंधिता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है। तो देखिए चूना में अगर हम पानी डालते हैं तो उसमें से उष्मा निकल रहा है, ठीक है, या उष्मा निकलता है, आपको पता होगा, तो इसे हम बोलेंगे उष्माक्षेपी, ठीक है। और यहाँ पे संयोजन, ये जुड़ जाता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम पानी डालते हैं तो जुड़ जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर लोहा का जो कील होता है, यानी कि कोई भी आप आयरन का कील हो, फेरस का कील हो, कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो कौन सी अभिक्रिया हो रही है, इसे हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें हो रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए जो फेरस होता है यानी कि कॉपर का जो कील है यानी कि लोहा है, लोहा जो होता है यानी कि फेरस, वो आपका कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो कॉपर को हटा देता है और खुद उसकी जगह पे बैठ जाता है, ठीक है। तो वो फेरस सल्फेट बना देगा और वहां से कॉपर को हटा देगा, तो हटा दे रहा है ना किसी भी कंपाउंड से किसी भी एलिमेंट को, यानी कि कॉपर को हटा रहा है, तो आपका ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है। तो प्राकृतिक सूचक जो नेचुरल रूप से हमें प्राप्त होती है, तो ये है आपका लिटमस, ठीक है, लिटमस हल्दी, ये सब क्या है आपका प्राकृतिक सूचक है, यानी कि नेचुरल इंडिकेटर्स। और ये देखिए मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलिन, मिथाइल रेड, ये सब क्या है, ये सब मानव निर्मित है ना, ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स है, ठीक है, मानव निर्मित सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा, वह लाल नहीं हो जाएगा। देखिए अगर हम एसिड में अगर ब्लू लिटमस पेपर को डालते हैं तो वो रेड में बदल जाता है, ठीक है, यानी रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे HCl भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ठीक है, तो ये सभी एसिड है। और यहाँ देखिए C6H12O6, यानी कि ये आपका ग्लूकोज है, ये आपका कोई भी एसिड नहीं होता है। तो इसमें अगर हम लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। तो क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद होने का मतलब होता है कि जल के कुछ कण उसमें मौजूद हो। तो इसमें देखिए 5H2O है ना इसमें कॉपर सल्फेट में, तो ये आपका आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है। जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उसमें आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है या सोडियम बाइकार्बोनेट, इस लवण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, क्या कहता है क्वेश्चन, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि जो HCl होता है वो जल की अनुपस्थिति में, यानी कि उसमें जल जब नहीं रहता है तो अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि तो जो एसिड होते हैं या अम्ल होते हैं वो अपना जो गुण है वो नहीं प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उसमें जो H+ आयन होता है वो नहीं रहता है, इसलिए वो नहीं कर पाता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 7, 10 और 14 है। यह पदार्थ में कौन सा अम्ल है, यानी कि ABCD में आपका कौन सा अम्ल है, ठीक है। तो देखिए A का वैल्यू दिया है 2, B का वैल्यू दिया है 7, C का वैल्यू दिया है 10 और D का वैल्यू कितना है 14। तो देखिए
जो एसिड होते हैं वो 7 से कम होते हैं ना, तो 7 से कम कौन है, देखिए 2 का मतलब है यहाँ A, तो आपका A हो जाएगा आंसर सही। बाकी बात देखिए जो 7 है वो तो उदासीन होता है, 10 आपका क्षारीय माध्यम में चला गया, ये 14 प्योर क्षारक होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर 2 हो जाएगा यानी कि A, ठीक है। और यहाँ पर भी ऑप्शन में A है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए यहाँ पे प्रकाश है ना, प्रकाश आ रही है और यहाँ पे कुछ है, चाइना डिश है, सिल्वर क्लोराइड है, तो यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट दिया हुआ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आप सभी अच्छे से इसका तैयारी कर लीजिए ताकि इसका बेनिफिट आपको ही आपका रिजल्ट में मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है। तो वो आपका होता है उत्सर्जन। शरीर से कोई भी अपशिष्ट पदार्थ बाहर जो निकलता है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। तो वो है आपका जल। जल जब आपका टूटता है तो वहां से ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, क्योंकि जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों होते हैं, तो वहां से जब वो जल टूटेगा तो वहां से ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो अमीबा में आपका जो पोषण होता है वो है प्राणी संभोजी पोषण, प्राणी संभोजी पोषण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं टाइलिन, ठीक है। क्या बोलते हैं, टाइलिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है। तो ये होता है आपका कोशिका द्रव में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है। तो ये होता है आपका जाइलम के द्वारा, क्योंकि जल और खनिज लवण जाइलम के द्वारा ही जाते हैं, ठीक है। अब फूड वगैरह जो होते हैं वो फ्लोएम के द्वारा जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है। यानी किसी भी जीव में अपना जो अस्तित्व है उसको बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया जरूरी होती है। तो वो होता है आपका जनन, ठीक है, क्योंकि ये पोषण, श्वसन, नियंत्रण ये सभी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जनन से आपका अस्तित्व बना रहेगा। यानी कि मनुष्य का अस्तित्व बना रहता है और दूसरे जीव जंतु जनन के द्वारा ही अपने अस्तित्व को बचाए हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। ये जो चित्र दिया हुआ है ये किस प्रकार के जनन को दर्शा रहा है। तो ये है आपका पुनरुद्भवन, ठीक है। ये पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन को दर्शाता है। इसमें क्या होता है कि अगर एक जीव को आप 3 जगह से काट देते हैं तो ये इसका सर अलग है, ये नीचे का टेल अलग है और ये बीच का मीडियम अलग है, तो यहाँ पर इस जीव का फिर से नया अंग उगाता है और ये फिर से नया जीव बन जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है परागन। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, भ्रूण को मां के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक ऐसा भाग है जहां से भ्रूण को पोषण मिलता है गर्भाशय के अंदर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है। तो एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, क्या है, वह तेजी से जलना चाहिए, नहीं। अगर कोई भी चीज जल्दी तेजी से जल जाएगा तो दिक्कत है। ऑप्शन बी क्या है, उसमें स्वयं आग लग जाए, नहीं, अपने आप आग लग जाएगा तो दिक्कत है। तीसरा ऑप्शन क्या है, प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, ये सही है, ठीक है। अगर वो अच्छे से कार्य करेगा तो ठीक है, वह महंगा हो, नहीं भाई हमें सस्ता चाहिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो ये होना चाहिए आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन समापीय ऊर्जा स्रोत है। तो कौन है समापीय ऊर्जा स्रोत, तो ये भैया आपका कोयला है, ठीक है, क्योंकि सौर ऊर्जा तो भाई सन की एनर्जी ये तो जल्दी खत्म होने वाली है नहीं। नाभिकीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, यहाँ पे कोयला ऐसा पदार्थ है जो जल्दी समाप्त हो जाने वाला है, ठीक है। ये ऊर्जा आपका जल्दी समाप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए ये आपका साइंस के सेट 2 का लास्ट सवाल है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, पराग कोश में होता है। पराग कोश में क्या होता है,
तो प्राक कोश में आपका होता है प्राक्कन। ठीक है, प्राक कोश में आपका क्या होता है? प्राक्कन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस तरह के कोई और भी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि वीडियो बना के प्रोवाइड करूं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए। और एक बात आप जरूर याद रखिएगा कि इस सेट में जितने भी क्वेश्चंस है आप इसे अच्छे से रिवाइज कर ले, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। जैक के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके इसमें दिया गया है आपको। आप इससे अच्छे से तैयारी कर ले ताकि आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर हो सके। ठीक है, आप बहुत ही मेहनत से अपना तैयारी करिए, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।